पहला प्रश्न हमारा है, निम्न में किस बल्ब का प्रकाश 2.5 से 4 ल्यूमेन प्रति वाट तक होता है? आप सब जानते हैं ये किसका होता है? कार्बन फिलामेंट का। कार्बन फिलामेंट का कार्यकारी तापमान भी आपको याद है कितना होता है? आपका 1800 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है जी? 1800 डिग्री सेल्सियस होता है। हमने आपसे चर्चा किया था इसका लाइफ। आप जानते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है कार्बन का? 3400 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट आपके कार्बन का 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। कितने देर तक काम करेगा जी यह? ध्यान रखिएगा, यह इसकी कार्यकारी आयु 650 से लेकर 800 आवर के बीच हुआ करती है। वही 600 से 800 कहिए, 650 से 800 कहिए, सब चलता है, लेकिन 800 से ज्यादा नहीं रहती है। आंसर होगा बी नंबर। चलिए आगे बढ़ें। काम करने की क्षैतिज स्थिति के साथ सड़क पर प्रकाश के लिए, सड़क पर प्रकाश मतलब स्ट्रीट लाइट है, और स्ट्रीट लाइट में आजकल तो हम लोग एलईडी का यूज करते हैं, लेकिन एलईडी को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसे भी लगाइए सब में वह प्रकाश देता रहेगा। लेकिन आपको शर्त कह दिया है कि कैसे लगाना है मशीन, आपके लाइट को हॉरिजॉन्टल लगाना है। आप सब जानते हैं हॉरिजॉन्टल स्थिति में हम सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग करते हैं। वर्टिकल स्थिति में आप सब जानते हैं हम किसका प्रयोग करते हैं जी? HPMV, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप का प्रयोग करते हैं, और इसके माध्यम से हमें यूवी रेज मिलती हैं। इसका इस्तेमाल जब भी करते हैं आउटडोर में करते हैं, बाहर की तरफ करते हैं, अंदरूनी प्रकाश व्यवस्था के लिए नहीं करते हैं। सोडियम वेपर लैंप के बारे में तो कई सारी बातें आप जानते हैं। इसका CRI बहुत कम होता है, मोनोक्रोमेटिक लैंप होता है, एक ही रंग का प्रकाश देता है। 10 से 15 मिनट के बाद यह चालू होता है, बहुत ही स्लो होती हैं। लास्ट में जब पूरी तरह से विसर्जित हो जाती हैं तो पीला प्रकाश देती है। शुरुआत में नियॉन की उपस्थिति के कारण लाल गुलाबी प्रकाश देने का काम करता है। CRI विद्यार्थी जी कलर रेंडरिंग इंडेक्स होता है। CRI क्या होता है? कलर रेंडरिंग इंडेक्स। इसको हम लोग रंग प्रतिपादन सूचकांक कहते हैं। रंग प्रतिपादन सूचकांक जो है ये एक स्केल होता है, जिस स्केल पर आपका कितना जी 100 तक हमारा नंबर रहता है। हमारी जो सूर्य प्रकाश होती है उसका CRI सबसे ज्यादा 100 होता है। इनकैंडेसेंट बल्ब का क्या रहता है? 95। ताप दीप्त बल्ब का कितना होता है? 95 होता है। मात्र 22 किसका होता है? सोडियम वेपर लैंप का मात्र साथियों 22 होता है। ये CRI सूचित करता है कि जो रंग जिस रंग का है वह रोशनी में प्रकाश में उसी रंग का दिखे। लाल रंग लाल ही दिखे, पीला पीला ही दिखे। ये चीजें जो है साथियों कौन आइडेंटिफाई करता है? CRI आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, ये मामला है। तो हमारा सोडियम का CRI बहुत कम होता है। सोडियम लैंप की रोशनी में आपको ब्लू कलर लाल दिखने लगेगा, लाल कलर पीला दिखने लगेगा, कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है, आपको रंग का पता नहीं चलेगा। कह रहा घरेलू रेफ्रिजरेटर आपका जो फ्रीज है उसमें जो कंप्रेसर लगा हुआ है आप लोग यूज करते हैं, आप फ्रीज को ऑन रखते हैं, क्या हमेशा उसका कंप्रेसर भम भम आवाज करते रहता है, चलते रहता है? नहीं, हमेशा नहीं चलता, कुछ ही देर तक चलता है, उसके बाद कूलिंग मेंटेन रहती है, और फिर वह कूलिंग जितना आपको करना है कूलिंग के रेंज के मान से जब कम हो जाता है तापमान, तब दोबारा से फिर कंप्रेसर कुछ देर के लिए चलता है। यानी साथियों हमेशा याद रखिएगा हमारा जो रेफ्रिजरेटर है
रेफ्रिजरेटर में साथियों हम लोग सदैव, रेफ्रिजरेटर में हम लोग शॉर्ट ड्यूटी, क्या है साहब, शॉर्ट ड्यूटी के लिए कंप्रेसर का प्रयोग करते हैं, कंप्रेसर का प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि फ्रिज में सप्लाई दे दिए हैं तो 24 घंटा चलेगा, कुछ ही देर के लिए चलेगा। लेकिन आप देख रहे हैं, मान लीजिए आपका रेफ्रिजरेटर 200 लीटर का है, कितने का है, 200 लीटर का है, तो हम लोगों को उसको फुल नहीं करना चाहिए, हम लोगों को 160 लीटर जो है मैक्सिमम प्रयास करना चाहिए सामान डालने का। लेकिन आप इसमें 200 तो डाल ही दिए और आप उसमें घुसाने का जगह देख देख करके कोशिश कर रहे हैं कहां क्या सेट हो सकता है। 200 लीटर के जगह आप 240 लीटर उसमें सेट करने का प्रयास करने लग गए। ऐसी परिस्थिति में आपका रेफ्रिजरेटर का जो कंप्रेसर है वो बहुत देर तक घन चलता रहेगा और चारों ओर बॉडी आपका बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। जब बहुत लंबे समय तक मेरा कंप्रेसर चल रहा है तो इससे साबित होता है कि निर्धारित मात्रा से ज्यादा लोड हमारा है, यानी कंप्रेसर ओवरलोडेड है। कंप्रेसर कैसा है जी, ओवरलोडेड है। चलिए साहब आगे बढ़े, नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद न्यूमेरिकल है। आज का क्वेश्चन थोड़ा कठिन लग रहा होगा, है ना जी। आज न्यूमेरिकल हो गया, थोड़ा टेंशन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। कह रहा 220 वोल्ट की सप्लाई है साथियों। सप्लाई कितना है, वोल्टेज है 220 वोल्ट, करंट कितनी है 0.15 एम्पियर। 200 ल्यूमेन का क्या दे दिया है, फ्लक्स उत्पन्न कर रहा है, ठीक है ना। अब देख लीजिए आपका फ्लक्स कितना है साथियों, 200 ल्यूमेन है। आपसे कह रहा है एमएससीपी बताइए और इफिशियंसी बताइए। विद्वानों आप सब तो मेहनती छात्र हैं, एमएससीपी बराबर जानते हैं क्या होता है साहब, हम सबको मालूम है फ्लक्स टोटल जितनी है अब बटा आपका 4 पाई हो जाएगा। तो 200 बटा 4 पाई करिए, मोटा मोटी 200 बटा 12.57 लगभग कर दीजिए, तो क्या मान आ जाता है मेरा 15.92 आ जाता है। इतना मेरा एमएससीपी मिल गया, जिसको हम क्या कहेंगे, ल्यूमेन प्रति स्टे रेडियन कहेंगे। अब दूसरा मेरा इफिशियंसी है। इफिशियंसी आप जानते हैं कुल फ्लक्स अब बटा वोल्टेज इंटू करंट पावर के बराबर। कुल फ्लक्स साहब मेरा 200 है और नीचे साहब आपका वी आई कितना हो गया 220 गुना 0.15 और टोटल में आप 100 से गुना कर दिया। परसेंटेज नहीं करा, नहीं करा तो परसेंटेज नहीं करा तो 100 से गुना हम लोग नहीं करते हैं। अब देख लीजिए इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा 6.06 आएगा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा विद्यार्थी जिनको इच्छा होगी, बाकी कोई प्रेशर नहीं। चलिए आगे बढ़े साहब।
आइए साहब जी, अगला प्रश्न है 100 वाट यानी पावर 100 वाट दे दिया है, वोल्टेज आपका 230 वोल्ट है, सीपी यानी एमएससीपी समझिए कितना दे दिया, 90 दे दिया। बल्ब का दक्षता बताना है, इफिशिएंसी बराबर जानते हैं टोटल फ्लक्स बटा पावर होता है। साथियों यहां से अगर हम कुल फ्लक्स निकालें तो पढ़े लिखे विद्यार्थी, अभी आपको बताया था मैंने, एमएससीपी बराबर कुल फ्लक्स, अब बटा मैंने क्या कहा था 4 पाई, क्या हो जाएगा एमएससीपी गुना 4 पाई हो जाएगा, यानी आपका 90 गुना 4 पाई हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करते हैं तो मान आता है मेरा 1131.3 ल्यूमेन, कितना आता है 1131.3 ल्यूमेन। अब ल्यूमेन मिल गया, अब पावर मिल गया जी। अब इफिशिएंसी क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे टोटल ल्यूमेन बटा टोटल पावर। तो साथियों ल्यूमेन है 1131.3, अब बटा पावर कितना है 100, सिंप्लीफाई करिए 11.31 ल्यूमेन प्रति वाट मेरी दक्षता हो गई ऑप्शन नंबर बी। चलिए सरकार लिखिए फटाफट, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हाँ विद्यार्थी, ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन, हाँ हाँ कोई टेंशन नहीं है। आई बराबर विद्यार्थी क्या होता है, एफ बाय ओमेगा होता है ना जी, इसी को ना ल्यूमेन कहते हैं, इसी को ना एसआर कहते हैं। चाहे आप सीपी लिखिए या ल्यूमेन एसआर लिखिए, वैज्ञानिक जी कोई टेंशन है तब, समझे कि नहीं। चलिए आगे बढ़ जाएं। अगला प्रश्न है 40 गुना 20 मीटर वाला कमरा है, 10 बल्ब है, यानी एरिया कितना हो गया 40 गुना 20 बराबर 800 मीटर स्क्वायर। बल्ब की संख्या क्या है जी, बल्ब की संख्या 10 है, कितना कैंडल पावर है जी 340, यानी एक बल्ब का सीपी कितना है 340। तो आपके पास 10 बल्ब है ना साहब। उसके बाद देखिए डेप्रिसिएशन फैक्टर कितना दिया 1.3, यूटिलाइजेशन फैक्टर कितना दिया 0.45। इतना डाटा आपके पास है। अब मैं आपसे पूछता हूं प्रत्येक बल्ब की कुल प्रदीप्ति बताइए कितनी होगी, यानी प्रत्येक बल्ब का कुल फ्लक्स ये निकालना जरूरी है। एक बल्ब का सीपी इतना है ना, फ्लक्स कितना है, तो क्या करिएगा 340 गुना 4 पाई करिएगा कि नहीं करिएगा। कितना मान होता है 340 गुना 4 पाई साहब जी 4270 आ जाएगा, 4270 लूमेन हो जाएगा। तो प्रत्येक बल्ब का फ्लक्स आपका मिल गया 4270। अब आइए यहां हम ध्यान देते हैं सभी बल्ब से प्राप्त फ्लक्स, सभी बल्ब से प्राप्त फ्लक्स, ये टोटल फ्लक्स कितना होगा। 10 बल्ब है तो 10 गुना 4270, साथियों कितना मान हो जाएगा 42,000 मिल गया। अब आप क्या करिए जी, अब विद्यार्थी जी आपको कैलकुलेट करना है हमारी उपयोग की गई प्रदीप्ति यानी फ्लक्स, यानी उपयोग की गई आपका फ्लक्स। इतना फ्लक्स तो हमको मिला है, लेकिन उपयोग कितना होगा ये तो नहीं मालूम है, यूटिलाइजेशन फैक्टर दिया है, तो कैसे कीजिएगा आप लोग। उपयोग की गई प्रदीप्ति का मान होगा 42,700 गुना आपका, साथियों ध्यान दीजिए
आपका 0.45 यूटिलाइजेशन फैक्टर, तो हम डाटा ही सीधा लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? 0.45, अब बटा नीचे कर दीजिए 1.3 डेप्रिसिएशन फैक्टर। अब मूल्यन गुणांक जो होता है वह आपका क्या है? मेंटेनेंस का अपोजिट होता है, इससे डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि सतह आपका गंदा भी है, तभी ना उस हिसाब से हम देखेंगे बर्बाद कितना जा रहा है, कितना यूज हो रहा है। अब जब इस डाटा को कैलकुलेट करते हैं तो मान आता है साहब हमारा 14,780, एक मिनट, 14,780 दशमलव आपका आएगा 77 ल्यूमेन। इतना ल्यूमेन आपका उपयोग किया गया फ्लक्स है। अब आपको बताना है मेरी इल्यूमिनेशन कितनी हो रही है, तो हम उपयोग कर रहे हैं मात्र 14,780, उत्पन्न हुआ है कितना? 42,700। अब इल्यूमिनेशन का फॉर्मूला आप लोग क्या जानते हैं जरा बताइए। हमारी जो इल्यूमिनेशन होती है ई बराबर आप लोग जानते हैं ना एफ बटा ए। क्या जी? राधे राधे। ई बराबर होता है ना एफ बटा ए। एफ हमको कितना है? जितना यूज किए उतने का ना निकालेंगे, जो बर्बाद हो रहा है उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो क्या लिखेंगे? 14,780.77, अब बटा एरिया कितना है? 800। यहां है ना 40 गुना 20 800। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 18.48 लक्स आएगा या ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर आएगा। तो उत्तर क्या देंगे? 18.48 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है यह, इसको ध्यान में रखिएगा परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से। हो गया? नोट कर लिए? आगे बढ़ते। चलिए आगे बढ़े साथियों। अगला प्रश्न 250 वोल्ट है, वोल्टेज का मान 250, करंट 0.4 एम्पियर, बल्ब का कुल कितना फ्लक्स उत्पन्न कर रहा है? आपका 2000 लूमेन। औसत कैंडल शक्ति बताइए। विद्यार्थी जी आप सब तो मेहनती छात्र हैं, क्या करिएगा साहब? एमएससीपी बराबर जानते हैं ना, 2000 बटा सीधा 4 पाई कर दें, कितना मान आ जाएगा? 159.13 आपका आ जाएगा साथियों। सीपी लिखिए या ल्यूमेन प्रति एसआर लिखिए, स्टार रेडियन लिखिए, बात बराबर है। दूसरे नंबर पर आइए, इफिशियंसी कह रहा है। इफिशियंसी क्या होती है? फ्लक्स बटा भी इंटू आई। तो 2000 ऊपर कर दिए साहब, अब नीचे क्या हो जाएगा? 250 गुना 0.4, तो नीचे क्या हो गया? 2000 बटा 100 बराबर साहब 20, गुना 100 कर दीजिएगा तो परसेंट में आ जाएगा। तो मोटा मोटी कितना आ जाएगा परसेंट में? 20%। तो उत्तर क्या दे देंगे? ए नंबर। चलिए साहब आगे बढ़ें। आगे बढ़े साहब जी।
मनीष बाबू कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन का टेस्ट करवाइए। अभी फिलहाल संभव नहीं है, कंप्यूटर की क्लासेस जब समाप्त होती है उसके बाद उस पर विचार करेंगे, ठीक है। अभी तुरंत में वैसा करना संभव नहीं है। कंप्यूटर की क्लासेस मुझे लगता है 10 या 15 मई होते होते कंप्लीट हो जाएगी, और जब वो कंप्लीट हो जाती है आगे बढ़ेंगे और आपकी सेवा का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, 500 सीपी प्रकाश स्रोत से 10 मीटर दूर रखा हुआ है, यानी आई बराबर आपका 500 सीपी है इंटेंसिटी, डिस्टेंस आपका 10 मीटर है, थीटा आपका 60 डिग्री दे दिया, आपसे इल्यूमिनेशन पूछ रहा है। सूत्र जानते हैं, आई बटा डी स्क्वायर कॉस थीटा। क्या क्या करेंगे साहब, मान रखेंगे 500 बटा 10 गुना 10 इंटू कॉस 60 डिग्री। कितना वैल्यू होता है कॉस 60 का जी, 1/2 होता है। कैलकुलेट करके बताइए, 500 बटा 100 गुना 1/2 यानी 5/2, 2.5 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब इसी को लक्ष्य कह दीजिए, वह भी चले। चलिए साहिब जी आगे बढ़ें। कल इल्यूमिनेशन आखिरी है, परसों से ट्रांसफॉर्मर होगा, 56 नंबर से ट्रांसफॉर्मर होगा। ट्रांसफॉर्मर के बाद 3 फेज इंडक्शन। जैसे जैसे चैप्टर निकल रहा है वैसे वैसे। आज चलिए आगे बढ़े साहब जी। अब अगला प्रश्न देखिए, 250 कैंडल पावर 10 मीटर की दूरी पर स्थित, यहां एक डाटा मिस है, उसको सुधार लीजिए आप लोग, सब लोग सुधार लीजिएगा। दूरी पर स्थित, दूरी पर 60 डिग्री के कोण पर स्थित प्रदीपन का मान डैश होगा। यहां क्वेश्चन में 60 डिग्री आप लोग जोड़ लीजिएगा, यहां थोड़ा मिस हुआ है। अब हमारे पास परिस्थिति बन गई, मेरा आई हो गया 250 सीपी, डिस्टेंस कितना हो गया 10 मीटर, और थीटा हो गया 60 डिग्री। लीजिए अब ई का मान पूछ रहा है, तो क्या लिखेंगे साहब, आई बटा डी स्क्वायर कॉस 60 डिग्री। तो आई है आपका 250 बटा 10 गुना 10 इंटू आप 1/2 करिए। कितना हो गया साहब, 2.5 का आधा, 1.25 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा जी, ए नंबर। चलिए विद्वानों आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ विद्यार्थी जी, साइन कैसे ले लेंगे, अपने मन से ले लेंगे। नियम है, लैम्बर्ट कोसाइन लॉ है, उस नियम के आधार पर हमको चलना है, समझे कि नहीं। बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। या तो लंबवत लिखे या सीधे नीचे लिखे, तब जीरो ले लेंगे, अंडरस्टूड हो जाएगा, ठीक है, तो 1 हो जाएगा, तब हम सीधा आई बटा डी स्क्वायर कर देंगे। लेकिन यहां लंबवत भी नहीं लिखा, सीधा नीचे भी नहीं लिखा, इसीलिए क्वेश्चन अधूरा था, इसलिए इसमें थीटा बराबर 60 हमने जोड़ा। अगर आपको कह दे सीधे नीचे प्रकाश आता है तो ई बराबर आई बटा डी स्क्वायर करके आप वैल्यू निकाल लेते। एक बल्ब का कैंडल शक्ति 300 है जी, यानी आपका आई बराबर 300 दे दिया है। फ्लक्स का मान बताइए, आई बराबर जानते हैं आप एफ बाय ओमेगा होता है। अगर हम एफ की बात करेंगे तो आई इंटू ओमेगा होगा। आई का मतलब 300, ओमेगा का मतलब 4 पाई,
गुना कर दीजिए, 3768 ल्यूमेन आता है। आंसर ए नंबर होगा। चलिए विद्वानों, आगे की ओर बढ़ते हैं। 5 वोल्ट का कितना बल्ब एक लड़ी में जोड़ा जा सकता है जिससे कुल 230 वोल्टेज हो? तो सब जानते हैं बल्ब की संख्या बराबर क्या होता है? टोटल वोल्टेज बटा बल्ब की एक बल्ब का वोल्टेज। तो टोटल वोल्टेज मेरा 230 है, एक बल्ब मेरा कितना है? 5 वोल्ट का है। कितना होगा जी? 46 25 230, 46 की 48 46 होगा। 46 25 होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पांच सौ को 20 56 36, ठीक है, 46 ही सही है। आगे बढ़े। 500 कैंडल पावर स्रोत से 10 मीटर की दूरी पर प्रदीपन कितना होगा जबकि थीटा है 45 डिग्री? यानी आई आपका 500, डी आपका 10 और थीटा आपका 45। अब क्या करिएगा? इल्यूमिनेशन बराबर आई बटा डी स्क्वायर कॉस थीटा, यानी 500 बटा 100 इंटू कॉस 45। क्या होगा साथियों? 5 इंटू 1/√2 कितना आएगा? 3.5 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है साहब, आगे बढ़ें। अगला प्रश्न सरकार देखिए, 200 एमएससीबी वाले लैंप में कुल फ्लक्स पूछ रहा है। तो आप सब जानते हैं ना कुल फ्लक्स क्या होता है? MSCP गुना 4 पाई होता है, यानी 200 गुना 4 पाई ल्यूमेन। आंसर आपका बी नंबर। चलिए विद्यार्थी जी, आगे के कार्यक्रम की तरफ चलते हैं। हो गया? देख लीजिए जरा यहां पर विद्यार्थी जी, हमारा क्या क्या कार्यक्रम है। प्रत्यक्ष प्रदीपन व्यवस्था फर्श की ओर कितना पहुंचता है? डायरेक्ट में फर्श की ओर 90 पहुंचता है। अर्ध प्रत्यक्ष में साहब कितना जमीन पे पहुंचता है? 60 से 90। अप्रत्यक्ष में जमीन पे मात्र 10%। अर्ध अप्रत्यक्ष में 10 से 40। 4 3 1 2 4 3 1 2 ए नंबर क्या? हाँ वही 3, ठीक है, 3 4 1 2। तो 3 4 1 2 है ही, एक नंबर में ही है, यही होगा। चलिए आगे बढ़ें। कह रहा किसी स्थान पर समान प्रदीप्ति के लिए क्या बहुत आवश्यक है? ये दोनों का कोई मतलब नहीं है। स्पेस ऊंचाई का अनुपात सुटेबल होना चाहिए, और आप जानते हैं यह 1 से 2 के बीच होना, 1 से 2 के बीच होना चाहिए। हमारी स्पेस हाइट रेशियो 1 से 2 के बीच होनी चाहिए। सोडियम वेपर लैंप का जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है 5.12 होता है, ये याद रख लीजिएगा। आयोनाइजेशन पोटेंशियल वो वोल्टेज होती है
जो प्रति यूनिट के रिस्पेक्ट में हमारे अंदर आपके ट्यूबलाइट के भीतर सोडियम वेपर लैंप के भीतर गैसियस डिस्चार्ज को उत्पन्न कराने के लिए आवश्यक होती हैं। ठीक है, तो यही 5.12 5.12 5.12 यही बहुत ज्यादा होकर के 1000 2000 15000 500 1000 2000 5000 के रेंज तक पहुंच जाती है, तब गैसियस डिस्चार्ज होती है। तो वैसी वोल्टेज जो आयोनाइजेशन कराने के लिए हमारे सोडियम के अणुओं को आवश्यक होती है, परमाणुओं को आवश्यक होती है, जिस पर इसका इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होता है, बिखरने लगता है, टूटने लगता है, वो मान है। तो वो इसका 5.12 वोल्ट होता है, ये फिक्स होता है। कह रहा है प्रकाशित तल की प्रकाश स्रोत से दूरी को दोगुना कर दिया जाए। प्रकाशित तल से प्रकाश स्रोत की दूरी को क्या कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, तो प्रदीप्ति क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी इल्यूमिनेटेड जितने जोर पर इल्यूमिनेशन होगा वो एरिया कितना हो जाएगा। अब जरा समझ लीजिए, यहां पर थोड़ा सा मिस है विद्यार्थी जी। आप सबने क्या देखा है, E बराबर आप जानते हैं F/A, दूसरा जानते हैं E मेरा व्युत्क्रमानुपाती d² के होता है। दो ही चीजें हैं, E क्या है, d² का व्युत्क्रमानुपाती है, और E व्युत्क्रमानुपाती किसका है, एरिया का है। एरिया घटेगा इल्यूमिनेशन ज्यादा, एरिया बढ़ेगा इल्यूमिनेशन कम। दोनों जगह आप क्या देख रहे हैं, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। ऐसी परिस्थिति में आपसे कह रहा दूरी को हम दोगुना करते हैं। दूरी जब दोगुना करेंगे तो आप देख लीजिए E आपका क्या हो जाएगा, 1/4 होगा कि नहीं होगा। पहले जितना इल्यूमिनेशन हमको मिलना चाहिए था उसका क्या हो रहा है, 1/4 हो रहा है, घट रहा है, कम हो रहा है साथियों। ठीक है, ऑप्शन में ऐसा कहीं नहीं दिया है। ये जो 4 गुना लिखा है यहां सही रूप में क्या होना चाहिए, 1/4 गुना होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन में थोड़ा सा एरर है विद्यार्थी जी। आंसर सी को मानेंगे लेकिन 1/4 होकर के दूरी बढ़ाने पर मेरा प्रदीप्ति घट रहा है। ऐसे भी आप जनरल केस में जानते हैं, पहले हम इस साइड पे बल्ब लटकाए थे, अब बल्ब को हम लटका दिए जाकर के सीधा 55 जिला पर, वहां से जमीन पर रोशनी पहुंच पाएगा, तब बहुत कम पहुंचेगा। लैम्बर्ट नियम और व्युत्क्रम नियम का संयुक्त रूप कौन सा है साहब। लैम्बर्ट कोसाइन लॉ और इनवर्स लॉ क्या कहता है, ये कहता है E समानुपाती I के होती है दूरी के स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती और cos थीटा के समानुपाती। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लैम्बर्ट कोसाइन लॉ होता है लैम्बर्ट लॉ, और इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है I/d²। चलिए सरकार जी आगे बढ़ें। ये सूत्र है विद्यार्थी जी, इसका मतलब है कि तुम थ्योरी में गोल है, तुम खाली टेस्टे देकर के सोचता है कि हम क्रैक कर जाएं। हम समझ रहे हैं इस चीज को, तो तभी वो बच्चा पूछ सकता है ई क्या है, डी क्या है, जो बिल्कुल थ्योरी को पढ़ा नहीं है, या पढ़ा भी है तो बहुत बढ़िया से पढ़ा है, वही पूछ सकता है। विद्यार्थी जी ई मेरी इल्यूमिनेशन है, प्रदीप्ति है, और जो बच्चा क्वेश्चने से थ्योरी पढ़ता है वही एसिंक्रोनस, एसिंक्रोनस का अर्थ नहीं समझ पाता है, समझे कि नहीं। एसिंक्रोनस का मतलब एक सिंक्रोनस होता है अलग अलग, और साथ सटा के होता है जो सिंक्रोनस नहीं है। ये वही समझ पाएगा जो जीवन भर खाली ऑब्जेक्टिव पर टिक लगाया है, और ऑब्जेक्टिव पे टिक लगाने वाला बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त कर लेगा, इस पर बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है। इसलिए अध्ययन बहुत जरूरी है। जब आप पढ़ेंगे तो आप सब लोग महसूस करते होंगे, जिन बच्चों ने इल्यूमिनेशन चैप्टर पढ़ा है, चाहे हमसे पढ़े हो या बहुत श्रेष्ठ विद्वानों से पढ़े हो, कहीं से भी पढ़े हो, अगर आपने पढ़ा है तो अब आपको क्वेश्चन समझ में आता भी होगा, कुछ कुछ बनता भी होगा, है कि नहीं। लेकिन अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, अभी आपको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का क्वेश्चन दे दें, बैठे रह जाइएगा, झूठे से चिन्ह मार दीजिएगा, स्वाभाविक सी बात। तो जब आप पढ़ेंगे
जो बच्चा पढ़ करके रिवीजन किया होगा, डेली उस पर फोकस कर रहा होगा, उससे 90% क्वेश्चन बन जा रहा होगा। समझ गए? और जो घर जाकर के रिवीजन नहीं करता होगा, उसको क्या कह सकते हैं? हम लाठी डंडा लेके सबके घर जा तो नहीं सकते हैं, स्वाभाविक सी बात है। तो विद्यार्थी अपनी कमी को महसूस करिए, उस कमी को अपने अंदर से दूर करिए, तब सफलता का दरवाजा खुलेगा। नहीं तो आप सिर्फ यही कहते रहिएगा, फल्लो मास्टर से पढ़े, चिल्लो मास्टर से पढ़े, कोई मास्टर कुछ नहीं कर पाया, नहीं हो पाया हमरा से। गलती मास्टर का नहीं है, फॉल्ट इज ओनली योर, सिर्फ आपकी गलती। आप सफल होते हैं तो 80% श्रेय शिक्षक को जाता है, 20% आपको जाता है। अगर आप असफल होते हैं तो 20% शिक्षक पर क्वेश्चन उठता है, 80% आपकी जिम्मेदारी होती है। यही नियम है विद्यार्थी जी। शिक्षा एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें पूंजी भी आपको लगाना है, परिणाम के लिए मेहनत भी आपको करना है, परिणाम नहीं मिलने पर जिम्मेदारी भी आप ही को झेलनी है, लॉस भी आप ही को सहना है। समझ गए? ये बहुत अच्छा व्यवसाय है, समझे कि नहीं? जो बात कोई आपको बताएगा नहीं, हम आपको बता दिए। प्रोडक्ट भी खराब निकला तो जिम्मेदारी प्रोडक्ट की है, समझे? बढ़िया हो गया, मेरी जिम्मेदारी कि हमने जो बताया सब लड़ गया, लड़का जो है आज चमत्कार हो गया, समझे कि नहीं? बराबर आप पोस्टर बोनस बैनर लग जाएगा, स्टार बन जाएंगे, समझे? इसीलिए ये व्यवसाय का ये पहलू है। लेकिन भले कोई पहलू हो, बट कल्याण आपके जीवन का होता है, और वो तभी होता है जब आप चाहेंगे, मेरे चाहने से नहीं हो। तो ई मेरा इल्यूमिनेशन है, लिख लीजिएगा, पुर्जी पर लिख लीजिएगा। आई मेरी क्या है? ज्योति तीव्रता है। डी मेरा क्या है साहब? स्रोत से हमारे फर्श के बीच की दूरी है। कॉस थीटा कोसाइन कोण है। आपको यह आता है लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। लैम्बर्ट कोसाइन लॉ कहता है आई समानुपाती कॉस थीटा की होती है। समझ गए साहब? इनवर्स स्क्वायर लॉ कहता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ कहता है आई समानुपाती ई समानुपाती किसके होती है? ध्यान दीजिएगा, यहां पर थोड़ा सुधार करिए। हमारा लैम्बर्ट कोसाइन लॉ कहता है ई समानुपाती कॉस थीटा के होता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ कहता है ई समानुपाती आई बटा डी स्क्वायर के होता है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, जब इस दोनों नियम को मिला देते हैं तब फाइनल वैल्यू लिखते हैं ई बराबर आई बटा डी स्क्वायर कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हम लोग लेकर आते हैं, और आज इस फॉर्मूला पर बहुत सारा क्वेश्चन था जो आपकी परीक्षा के लिए कहीं न कहीं फायदेमंद होगा। साथियों, इसको लिख लीजिए विद्यार्थी, तो फोटो ले लीजिए, नहीं तो डिजिटल माइंड में सेट कर लीजिए। मेमोरी यहाँ बहुत ज्यादा है, ये तो मोबाइल का मेमोरी भी भर जाता है फोटो लेने से। आइए आगे बढ़ते हैं साहब। अगला क्वेश्चन देखें, प्रदीपन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है जी? जितना प्रदीपन अधिक होगा उतना हम देख सकते हैं। स्रोत से दूरी दोगुनी होगी, प्रदीपन आधा हो जाएगा कि 1/4 हो जाएगा? गलत है। स्रोत से दूरी दोगुनी होगी, प्रदीपन 1/4 रह जाता है। वातावरण जितना साफ होगा उतना कम प्रदीपन होगा। गलत बात है विद्यार्थी, प्रदीपन कितना ज्यादा होगा? मेरा आंखें गड़बड़ है तो हम कहां से देख पाए? सही उत्तर क्या माना जाएगा? चलिए विद्यार्थी, कार्बन या धात्विक फिलामेंट लैंप, निर्वात या निष्क्रिय युक्त लैंप, कौन सा लैंप होता है साहब? मेरा कार्बन फिलामेंट हो, मेटल फिलामेंट हो, निर्वात हो या निष्क्रिय गैस भरने वाला हो, ये सब हमारा 20 ल्यूमेन प्रति वाट से कम की क्षमता वाला होता है, और वो सब मेरा इनकैंडेसेंट लैंप का ही प्रकार होता है, जो मार्केट से अब आउट हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थी।